गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। अगस्त का करंट अफेयर्स अपना चल रहा था। करीब 3 क्लासेस हमने कर ली थी। कल से री स्टार्ट कर रहा था। टोटल 35 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। हर मंथ के करंट अफेयर्स में ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 100 प्लस ही हो जाते हैं एंड तक आते आते। बट अपना टारगेट क्वेश्चन सॉल्विंग से ज़्यादा कंसेप्ट लर्निंग पे रहता है कि अगर कोई टॉपिक इसमें कवर हो रहा है, किसी टॉपिक पे सवाल हो रहा है, अगर इसमें पूछा गया है, तो अपनी प्रायोरिटी है कि उस कंसेप्ट को हम सीखें। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी आज देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पुराना रिवाज अपना, पहले कुछ पुराने क्वेश्चंस रिकॉल करते हैं, चेक करते हैं कितना याद है कितना नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, Recently, who among the following has been appointed as the Central Vigilance Commissioner? अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, उनमें से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुरेश एन पटेल। इसका आंसर बताइए। गुंडी नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, बताइए। ये क्वेश्चन तो सर बनना चाहिए। ये तो सर बनना चाहिए क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। गुंडी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा सर। ठीक है। 35 क्वेश्चंस आई थिंक डिस्कस हो गए थे। ये ग्रैंड मास्टर वाला भी क्वेश्चन हो गया था। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमने देखा था किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। ठीक है। तो इसके आगे आज बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारा थर्ड बैच स्टार्ट हो चुका है एपीपीएससी सीई प्रीलिम्स और एपीएसएसबी कोर्स के लिए। बैच का नाम है सर लबासना। ठीक है, लबासना नाम से बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें कंप्लीट आपको जो जीएस प्रीलिम्स में पूछी जाती है और पेपर 2 में जो आपका सी सेट पूछा जाता है और जो जनरल इंग्लिश वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये आपसे कंप्लीट पूछा जाएगा। कर इसमें कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये कोर्स सिंगल कोर्स है। तो अरुणाचल प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पर जीके, इंग्लिश या मैथ्स या रीजनिंग, ये सब किसी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कंप्लीट आपको कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 20,000 का कोर्स है, बट अभी 40% इस पर डिस्काउंट चल रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो वो ये नंबर है 8076535685, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। इसके बाद सर हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर।
और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, द 12th edition of the Defense Expo 2022 will be held in which of the following states? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। जो अपना डिफेंस एक्सपो है 2022 उसका 12th एडिशन हो रहा है, तो ये किस स्टेट में हो रहा है? डिफेंस एक्सपो एक्चुअली एक एक्सपो मतलब आप कह सकते हो एक कार्निवाल फेस्टिवल, एक कह सकते हो एक नुमाइश टाइप का फेस्टिवल होता है, ठीक है। इसमें एग्जीबिशन कह सकते हो, एक एग्जीबिशन टाइप का चीज होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस के आइटम्स आपको दिखाए जाते हैं। जैसे ग्रेट नोएडा में आपने सुना होगा ऑटो एक्सपो, जहाँ पे जितनी भी न्यूली लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वहां आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे। तो डिफेंस एक्सपो की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में होने वाला है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री करवाती है, बाई एनुअल इवेंट है, मतलब साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे लैंड वाले, नेवल वाले, एयर वाले और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम, सबको डिस्प्ले किया जाता है, शोकेस किया जाता है। तो कह सकते हो रिपब्लिक डे के बाद दूसरा एक ऐसा इवेंट होता है जहां पर हम अपनी पावर को शो करते हैं, ठीक है। और बाकी और भी कंपनीज आती हैं हमारे पास, जैसे मान लो किसी को कुछ परचेज करना है, मान लो इंडोनेशिया को हमसे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे कि कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं बेचने के लिए। तो एक उसका एग्जीबिशन लगता है, ठीक है, जो भी हमने टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप की हैं। तो अगर कोई कंट्री इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आके वो उस विजिट कर सकता है और अब परचेज भी कर सकता है। बस इतना सा इसका काम है, ठीक है। 1996 से ये डिफेंस एक्सपो चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 बकलो हिमाचल प्रदेश में। इस लोकेशन में मैटर नहीं करती, मैटर करता है नेम, एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तो ये इंडिया और किस कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है? तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज नहीं तो कल पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हमेशा कंप्लीट करके जाइएगा, इनको स्किप मत करना। तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज है, ठीक है। रशिया के साथ याद रखना एक फेमस एक्सरसाइज है इंदिरा, ठीक है, वो इंडिया और रशिया की, ये रशिया के साथ नहीं है। वज्र प्रहार हम किसके साथ करते हैं? यूएसए के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ देखो यूएसए में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो वो इंडिया के साथ करता है, उसके भी नेम यहाँ पर मेंशन है, जैसे टाइगर ट्रम्प। तो ये डिजास्टर रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज है। कोप इंडिया ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। मालाबार ये तो बहुत फेमस एक्सरसाइज है, ये क्वाड मेंबर्स करते हैं, ठीक है, उसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब इन्वॉल्व है मालाबार एक्सरसाइज में। मालाबार एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये भी यूएस की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो सर एक्सरसाइज वज्र प्रहार किस किस के बीच हो रही है? इंडिया और यूएसए के बीच। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? अब देखो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कंप्लीट हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में आपके जो 2 सवाल आए थे उसमें से कॉमनवेल्थ गेम्स पे सवाल पूछे गए हैं यूडीसी के एग्जाम में। तो आपको भी पता है स्पोर्ट्स से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, और इस बार भी 2 सवाल आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिले। एक सवाल तो कॉमनवेल्थ गेम्स का था ही, और जितना मुझे याद आ रहा है दूसरा भी कॉमनवेल्थ गेम्स से ही रिलेटेड था। हाँ, दोनों कॉमनवेल्थ गेम्स के सवाल थे, ठीक है। एक था कि 2026 में कब होने वाला है, और एक था कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, और दोनों ही तरह के सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो वही क्वेश्चन फिर आ गया इसी तरह का कि अभी जितने भी मेडल्स जीते इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, तो इंडिया की रैंक कितनी है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज 4th। इंडिया की रैंक कितनी है? 4th रैंक है।
ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते, ऑस्ट्रेलिया ने, टोटल 178। सेकंड पे इंग्लैंड 175, थर्ड पे कनाडा 92। इंडिया की रैंक फोर्थ है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कितने मेडल सर हमने जीते हैं, हमने जीते हैं सर 61 मेडल्स, ठीक है। इसमें चाइना नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स में, वरना आप सोचोगे चाइना हम ढूंढने लगे, तो चाइना इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोटल 61 मेडल सर हम जीत के आए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी is establishing an ocean thermal energy conversion plant at which of the following places to power low temperature thermal desalination plant। देखो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ओशन से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो ये इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है। जैसे एक समुद्रयान मिशन चला रही है भारत सरकार, तो वो भी किसके थ्रू चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। एक प्लांट लग रहा है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ओशन वाटर से थर्मल एनर्जी क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस से क्रिएट करेंगे। ओशन में क्या होता है, ये मान लो ऊपर की लेयर है, ये मान लो लेयर नीचे की लेयर है। तो ओशन में आप नोटिस करोगे कि ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर ऊपर की लेयर का टेम्परेचर T1 है, नीचे का T2 है, तो आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि सर जो सनलाइट है वो मेनली किधर पड़ रही है, ऊपर वाली लेयर पे पड़ रही है, नीचे वाली लेयर पे तो सर सनलाइट पड़ नहीं रही है। तो ज्यादा गर्म कौन सी लेयर होगी, ऊपर वाली, तो ऊपर वाला टेम्परेचर ज्यादा है नीचे से। तो इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस की यूज करके, इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम क्या चला रहे हैं सर, एक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट चला रहे हैं। यानी इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी से डीसैलिनेशन प्लांट को हम पावर देंगे। डीसैलिनेशन प्लांट का काम क्या होता है, ओशन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना। ओशन का वाटर सेलाइन होता है, उस सेलाइन वाटर से सारा सॉल्ट निकाल के उसको पीने योग्य बनाना, ठीक है। ये काम है सेलाइन डिसैलिनेशन प्लांट का। तो ये काफी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। चलो तुक्के आने लगे हैं, सी बी। बाकी लोग अपना लक ट्राई करिए। तो ये प्लांट आपका सर कहाँ लगने जा रहा है, ये लगने जा रहा है लक्षद्वीप आइलैंड्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट कहाँ लग रहा है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में मिलेगा या फिर अरेबियन सी में मिलेगा। अब ये तो सर आसान सवाल है ना, ये तो बता सकते हैं कि नहीं। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में। बिल्कुल, ये तो आसान है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको अरेबियन सी में मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा बस एक ब्रीफ में मैं समझाना चाहूंगा ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन काम कैसे करता है। मतलब आप ओशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस है कि ये वाली लेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, ये वाली लेयर का टेम्परेचर कम, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इसका एक ब्रॉडली मैं एक आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक ब्रॉडली बस एक आइडिया दूंगा कैसे काम करता है। देखो ये ओशन की ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर है, इसका टेम्परेचर T1 मान लो, T1 ज्यादा है। ये नीचे वाली लेयर है, इसका टेम्परेचर T2 कम है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब हो क्या रहा है, तो देखो दो चीजें होती हैं, एक मशीन लगाते हैं ये लोग इवेपोरेटर, तो इसमें क्या आता है, वार्म वाटर आता है। तो कई बार तो क्या करते हैं, इस वार्म वाटर को ही इवेपोरेट कर देते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। अब ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इसको कम एनर्जी चाहिए होगी इवेपोरेट करने के लिए इस वाटर को, ठीक है।
ऑलरेडी आप देख रहे हो वार्म वाटर है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में मेहनत हमें कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी। तो या तो डायरेक्ट आप इसको हीट कर दो, या फिर इसकी जगह एक और लिक्विड यूज करो इसमें, ठीक है। इवेपोरेटर में कोई और लिक्विड लेके आओ, ये वार्म वाटर यूज करके इस लिक्विड को क्या करो, हीट करो, ताकि इस लिक्विड को आप इवेपोरेट करो, क्योंकि अल्टीमेटली यहां तक हमें स्टीम चाहिए। अब वो आप वाटर से बनाओ या किसी और लिक्विड से बनाओ, डजेंट मैटर। तो इस इवेपोरेटर के थ्रू आप इस टरबाइन में क्या पहुंचा रहे हो, स्टीम पहुंचा रहे हो। अब आपको पता है सर, हाँ, ये स्टीम का रोल क्या होता है, जैसे कोल वाले थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करते हैं, आप उसमें कोयला डालते हो, पानी गर्म करते हो, उससे स्टीम जनरेट होती है, और उस स्टीम से आप किसको घुमाते हो, टरबाइन को घुमाते हो। और सर ये तो सर हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है कि सर वो जब भी एक टरबाइन घूमती है, मोटर रोटेट करता है, मोटर रोटेट करता है, उससे क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर वो अपनी अलग कहानी है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर लेते हो आप इससे, ठीक है। तो जब टरबाइन घुमाई, ये समझो टरबाइन घुमाई, एनर्जी बन गई इलेक्ट्रिक, फिर बाकी का काम फेराडे पे छोड़ दो, जो मैकेनिज्म देखे गए। तो अपने को बस जैसे तैसे टरबाइन घुमाना है। तो अपन यहाँ तो पानी डालो, हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पर, स्टीम। तो स्टीम डाला है, तो स्टीम की मदद से आपका टरबाइन रोटेट करी, टरबाइन के रोटेशन से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब लेकिन सर इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर ली, वो स्टीम वापस इधर आ जाएगी ना, तो वापस से इस स्टीम को इधर बुलाया। फिर एक और पाइप नीचे डालो, वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे डाल देना, ठीक है, ताकि वो कोल्ड वाटर उठाए। यहां से कोल्ड वाटर उठाओ, कोल्ड वाटर की सप्लाई यहां पर दो, और यहाँ पे अगर वार्म वाटर है, यहाँ पे कोल्ड वाटर इससे टच करेगा, तो ये पानी कैसा हो जाएगा सर, ये पानी भी तो फिर कूल डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कंडेंसर का काम ही यही है, ये जो स्टीम है, ये जो वाटर वेपर है, इसको क्या करो, कंडेंस करो। कैसे करोगे, इसको कम टेम्परेचर पे लाके टेम्परेचर कम कैसे करोगे, ठंडा पानी इसको टच करा के, जैसे ठंडे पानी से टच करेगा, ये वाटर वेपर किस में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। अच्छा, अब जो वाटर आपको मिलेगा ना, ये फ्रेश हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ इवेपोरेटर में आपने वाटर को इवेपोरेट कर दिया। अब वो वाटर टरबाइन में गया, अब वो जो पानी वेपरेट हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, डीसैलाइन वाटर हो जाता है। ये आप भी जानते हो, क्यों, क्योंकि मान लो जैसे किसी पानी में सॉल्ट है, तो आप क्या करो, उस पानी को हीट कर दो, इवेपरेट होगा वो वेपर, सॉल्ट नीचे रह जाएंगे, और वेपर को आगे जाके कहीं कंडेंस कर लो, आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, आपने पानी इवेपरेट कर दिया, टरबाइन में गया, स्टीम बन के, स्टीम से कंडेंस होके वो बन गया फ्रेश वाटर। अब आप इस पानी को पी भी सकते हो। तो एक तरफ आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, इसमें से पानी को डीसलाइन भी कर रहे हो। तो दैट इज योर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो टेम्परेचर डिफरेंस को यूटिलाइज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी भी बना ली, और पानी को डीसलाइन भी कर लिया। तो ये एक बेसिक फंडा था। हाँ जी सर, ये क्लियर है कि नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट। अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। देखो, ये सारी चीजें मैं इसलिए समझाता हूं ताकि आपको कोई भी टॉपिक टफ ना लगे। टफ लगने लगता है, इंटरेस्ट लूज होने लगता है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, आप खुद सोचो, 5 मिनट पहले अगर मैं ये नाम लूं आपसे, तब में और अब में कितना डिफरेंस है, अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी से इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और आगे की चीजें भी फिर आसान लगने लगती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये समझाया है, और इतना बेसिक फंडे हमें पता होने चाहिए सर, ठीक है। जो लोग नए हैं वो बस जैसे तैसे, अगर 1 मंथ भी उन्होंने लगातार मेरा करंट अफेयर्स का क्लास कर लिया है, तो वो खुद फील कर पाएंगे अपने अंदर क्या डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पज इतना नहीं है कि सिर्फ वो करंट रटा के चल दो, वो ऐसे रट भी नहीं पाओगे आप। वो तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। तो वो बेसिक्स क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है।
चलो सर, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी थ्योरी तो मैंने सब यहाँ लिखी रखी है। Ocean thermal conversion energy is a process for producing energy by harnessing the temperature differences between ocean surface water and deep ocean water। ठीक है, बाकी फिर वो थ्योरी व्योरी तो रह जाती है, मेन चीज है अपना पर्पस समझना। ठीक है, इसको नोट्स वगैरह में कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार समझना था इसको, बात खत्म। अब ये आता है सर मजेदार पॉइंट। रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2002 was passed in Lok Sabha. It was originally passed in which of the following years? एनर्जी कंजर्वेशन नाम का एक कानून ऑलरेडी हमारे पास था। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑलरेडी हमारे पास था। सवाल ये है कि अभी हाल फिलहाल में इस एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, लोकसभा में वो पास भी हो चुका है। तो सवाल सर ये है कि जब ये अमेंडमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ओरिजिनली ये कानून था, बिल्कुल था। तो ये कानून किस ईयर में था? 1999, 2005, 2001 या 2007? तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट किस साल का है? 1999, 2005, 2001 या 2007? करेक्ट आंसर देना इसको। ये वैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का नाम मैं ऑलरेडी पहले भी ले चुका हूँ। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारी बॉडीज मैंने पढ़ाई हैं आपको, तो उस टाइम बताया था ये किस कानून के तहत बनी है, इसी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत बनी है। हाँ जी, बाकी लोग भी ट्राई करो, ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। और देखो, आज कभी कभी ऐसे सवाल बन जाते, जैसे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1972, 73, 74। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे सवाल पूछा है, ये कब का है? तो ये 1986 का है। तो जब इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं तो इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हूबहू आपके एग्जाम में उठ के आ सकता है। ठीक है, ये भी आजकल कंपटीशन में ट्रेंड हो गया है कि लॉ का ईयर पूछ लो, पीसीएस लेवल तक पे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो भैया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बना था 2001 में। ठीक है, उसका नाम ही है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। ठीक है, उसका नाम ही यही है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। आगे बढ़ते हैं। देखो सर, पहले तो ये समझो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ही क्यों बनाया गया था। अब देखो, 2001 तक आते आते हमें ये रियलाइज हो गया था कि एनर्जी को हमें सेव करना पड़ेगा। उस टाइम 2001 में एनर्जी के मायने क्या थे? इलेक्ट्रिसिटी। इतना हमें रियलाइज हो गया था कि सर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिना बात के अगर आप खर्च कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली किस पे लोड डाल रहे हो? इन्वायरमेंट पे ही लोड डाल रहे हो, क्योंकि कहीं कहीं पर कोयला बर्न हो रहा है, एमिशन कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप उस इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हो तो सोचो आपने कितना कोयला वेस्ट कर दिया होगा फालतू में उसका एमिशन क्रिएट करवाने में। इसीलिए कहते हैं एनर्जी को कंजर्व करो। तो 2001 में ये कानून बना था इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने के लिए। इसने कुछ एनर्जी कंजर्वेशन कोड बनाए थे, मतलब कुछ तरीके बनाए थे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए गए थे। ठीक है, इन्होंने क्या बनाए? एनर्जी कंजर्वेशन कोड्स बनाए थे। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, कि आपको किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से एनर्जी को कंजर्व करना है। सबकी एक लिमिट लगा दी थी कि इस लिमिट तक ही आप एनर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसने कहा कि हमें 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इनकी लिमिट है, आप इससे ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करोगे।
क्योंकि अगर इनको अनलिमिटेड सप्लाई दे दोगे तो ये फिर बैठ के सिर्फ रात भर पता चल रहा है कि फालतू में पंखे चल रहे हैं, रात भर फालतू में लाइटें खुली हैं, ठीक है। तो बिना बात के अगर आप अगर इनको टाइट नहीं करोगे, लिमिटेड एनर्जी नहीं दोगे, तो ये वेस्ट करेंगे एनर्जी का। आपको भी पता है कोई चीज अगर अनलिमिटेड होती है तो हम कितना वेस्ट करते हैं उसे। तो 2001 में ये कानून हमने बनाया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो उसके तहत एनर्जी को एफिशिएंस बनाने के लिए नॉर्म्स क्रिएट किए, एक बॉडी तक क्रिएट कर दी सर हमने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इस एक्ट के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम ही यही था कि एनर्जी ऑडिट करना, हर इंडस्ट्री में चेक करना कि ये कितना एनर्जी एफिशिएंट है, कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, कितना कंजर्व कर रहे हैं हर एक सेक्टर में जाके। प्लस अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रेटिंग देने का काम भी किसने शुरू कर दिया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। जैसे आप देखते होंगे आजकल कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइक एसीज हो गए, फ्रिजेस हो गए, इन पे तो मैंडेटरी है कि आपको क्या देना है, रेटिंग दे के रखनी। तो बीईई क्या करता है, इनको रेटिंग देता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो क्यों रेटिंग देता है, ताकि कंज्यूमर भी अवेयर हो कि वो कितना एनवायरनमेंट को फायदा दे रहे हैं, कितना नुकसान दे रहे हैं। तो ज्यादा अगर आप एनर्जी एफिशिएंट वाला प्रोडक्ट लेते हो तो उतना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होता है। तो ये कौन हमें अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, ये सब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का किया धरा है, ठीक है। आप एनर्जी ट्रेडिंग भी कर सकते थे, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलते थे। जैसे मान लो आपको अलॉट हुआ, एक कंपनी है ए, ऐसी मान लो एक कंपनी है रिलायंस, एक कंपनी है टाटा। रिलायंस को अलॉट हुए 100 यूनिट्स एनर्जी, टाटा को भी अलॉट हुई 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये इतना यूज कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, रिलायंस को मान लो ज्यादा जरूरत पड़ गई, इनको 110 यूज करना है। लेकिन टाटा ने कहा मेरा तो सर 90 यूनिट्स में काम हो गया, 10 यूनिट्स की एनर्जी तो मेरी बच ही रही है। तो वो 10 यूनिट्स टाटा चाहे तो रिलायंस को सेल कर सकता है और रिलायंस उसे परचेज कर लेगा। उसी को कहते हैं एनर्जी ट्रेडिंग, ठीक है। और सेंटर को परमिशन थी इस कानून के तहत कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, सेल या परचेज या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट अगर वो जो एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म से मैच नहीं करता है तो उसके इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग या सेल या परचेज को वो बंद करवा सकते हैं, ठीक है। पेनल्टी का भी प्रोविजन करा गया था, जो कंज्यूमर्स एक्सेस एनर्जी यूज करेंगे उनको पेनलाइज भी किया जाएगा, ठीक है। और ये सारे जो पेनल्टीज वगैरह थे ये सब किस में लिख रखे थे, अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 अलग है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अलग है। तो ये तो सारी बातें थी ऑलरेडी के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। अब क्या जरूरत आ गई कि हमें एक नए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। देखो अभी तक जो एनर्जी आ रही थी आप देख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से आ रही थी, कन्वेंशनल सोर्सेज से आ रही थी, लेकिन अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी प्रोड्यूस हो रही है। देखो तो सरकार ने पहला तो काम ये किया है कि सरकार अब कुछ मिनिमम लिमिट मेंटेन करके रखेगा शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। जैसे मान लो किसी कमर्शियल बिल्डिंग को 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज करनी है, तो सरकार कहेगा 100 यूनिट्स बिल्कुल यूज करो, लेकिन कुछ परसेंटेज सरकार फिक्स कर देगी कि मान लो 20 यूनिट्स। गवर्नमेंट कह सकती है कि इसमें से लेकिन जो 20 यूनिट्स आप एनर्जी कंज्यूम करोगे इट मस्ट बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स में क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है ना, आपका हाइड्रोजन एनर्जी हो सकती है, इथेनॉल हो सकता है। तो इस तरह से आप कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हो, और मिनिमम इतना परसेंटेज आपको यूज करना ही पड़ेगा अपने एनर्जी कंजम्पशन में। इंडस्ट्रीज हो गए, आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स लाइक जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, इनमें सरकार ये रूल लगा सकती है, ये सरकार इस अमेंडमेंट में लेके आ रही है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी कंजर्वेशन है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ मिनिमम शेयर सरकार फिक्स कर सकती है, ठीक है। इंसेंटिव दिए जाएंगे क्लीन एनर्जी के लिए। इंसेंटिव्स कैसे दिए जाएंगे, कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू। सर ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, हैव यू हर्ड द वर्ड कार्बन क्रेडिट्स, यस और नो।
कार्बन क्रेडिट सुना है आपने कभी? हाँ जी सर, कार्बन क्रेडिट्स नाम की कोई चीज सुनी है कि नहीं सुनी है? बताइए। नहीं सुना है, कोई नहीं। चलो, जिन्होंने नहीं सुना है आज सुन लो। जैसे जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, फॉर एग्जाम्पल एक साइड एक कंपनी है रिलायंस, एक साइड एक कंपनी है टाटा। तो सरकार मान लो फिक्स कर दे कि आप इतना जैसे आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें से क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। उस एमिशन से क्या निकल रहे हैं सर, कार्बन निकल रहा है। ठीक है। तो सरकार आपको लिमिट करेगी कि आपको एमिशन में मिनिमम मैक्सिमम इतना कार्बन फुटप्रिंट देना है। कि मान लो रिलायंस को टारगेट दिया कि आप 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हो मैक्सिमम, और टाटा से भी कहा कि आप मैक्सिमम 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन सिर्फ फिर वही दिक्कत, मान लो टाटा को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ा, टाटा की गाड़ियां खूब बिक रही, टाटा ने प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ा, दिवाली का टाइम आ रहा है, तो टाटा क्या करेगा, टाटा कहेगा कि ऐसा है भैया, हमारा तो 100 यूनिट्स कम पड़ रहा है, हमें और यूनिट्स चाहिए। वही रिलायंस कह रहा है कि 100 यूनिट्स की तो लिमिट दे रखी सरकार ने हमें, हमारा तो 90 यूनिट्स में हो जाएगा, 10 यूनिट्स हमारे पास बचेगा। तो टाटा कहेगा ऐसा है कि ये 10 यूनिट्स हमें बेच दो, क्योंकि हमें 10 यूनिट्स की एक्स्ट्रा जरूरत है। तो ये हो गई आपकी कार्बन ट्रेडिंग ट्रेडिंग ठीक है। तो जो 10 क्रेडिट से रिलायंस किसको सेल कर पा रहा है, टाटा को, तो ये कहलाता है कार्बन ट्रेडिंग। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। तो ये एक इंसेंटिव भी देगा क्लीन एनर्जी को कि अगर आप कम एमिशन कर रहे हो तो आप बचे हुए अपने कार्बन क्रेडिट्स को, आपको 100 का क्रेडिट दिया सरकार ने, आपने 90 यूज करे, 10 क्रेडिट आपके बच गए, तो वो आप किसी और को सेल कर सकते हो। ठीक है। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, पैसा और आपको मिलेगा, ठीक है, बिना बैठे बैठे थलियाई में। प्लस जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी थी, इसमें मेंबर्स बढ़ाएंगे, अभी कुछ 20 से 27 मेंबर्स होते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में। अब ये नंबर आपका कुछ 37 38 35 प्लस इसकी मेंबरशिप कर देंगे। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में मेंबर्स सरकार बढ़ाएगी। और क्या करेगी सरकार, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करेगी। ठीक है। अच्छा, और इस अभी तक जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लगता था वो इंडस्ट्रीज कमर्शियल बिल्डिंग्स पे लगता था, अब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी लगेगा। ठीक है, कंजर्वेशन का जो कानून है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी लगेगा। ठीक है। जो कंजर्वेशन के स्टैंडर्ड सरकार बनाएगी टू प्रोमोट सस्टेनेबल हैबिटेट्स, वो किस पे भी लगेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी लगेंगे। अभी तक नहीं लगते थे 2001 के एक्ट से। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे सरकार ने लेकिन कहा है जो बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप्स होंगी, ठीक है, और उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी जो रेजिडेंशियल हाउसेस है जैसे डीएलएफ के काउंसिल्स हैं, इसी तरह की बिल्डिंग्स में अभी सरकार ये लगाएगी। ऐसा नहीं कि आपका छोटा सा काउंसिल है मान लो मयूर विहार में, उसमें भी लग रहा हो। ठीक है, अभी उसमें टाइम है। तो दैट आर द प्रपोज चेंजेस इन दिस एक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, इससे रिलेटेड एक एक स्टेटमेंट से उठा के सवाल आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कि अभी के अमेंडमेंट में क्या है क्या नहीं है, तो ये बताना आपको ज़रूरी था। सो आई हैव डन माई पार्ट। तो अभी आपको ये बताइए, ये सब समझ में आ रहा है कि ये सब हवा में जा रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है ना? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेटवर्क स्लो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर जहां भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए आप
फालतू में बफरिंग करवाओ बैठो, है ना, वो भी आपका टाइम वेस्ट ही है। रिकॉर्डिंग में भी उतना ही अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा बहुत हवा में जा रहा है सर। कोई नहीं, इसको एक बार इतना सा पोर्शन आप जो भी थोड़ा सा लग रहा हो ना कि ये देखो ये बहुत हैवी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये बहुत हैवी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में। तो इसमें एक बार इसको और रिपीट कर लेना आप क्लास होने के बाद रिकॉर्डिंग में जाके, इतना सा पोर्शन फिर से आप और एक बार रिपीट कर लोगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है मीना जी। वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, ASEAN member states celebrated their 55th anniversary. ASEAN Secretariat is located in which of the following countries? एक रीजनल ग्रुप है, आपको भी पता है, इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ग्रुप है आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है सर? आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सवाल आसान है और इस तरह के सवाल बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेड होते हैं इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। बिल्कुल, हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में कैपिटल है उसकी जकार्ता। 8 अगस्त को बना, तो उसको हम आसियान डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। मोटो है आसियान का, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। क्योंकि देखो जो साउथ ईस्ट एशिया है ये अपने आप में एक एथनिसिटी कल्चर शेयर करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा हम एक भले डिफरेंट नेशन से बट वी हैव द वन आइडेंटिटी, वी हैव द वन कम्युनिटी, तो क्यों ना आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी नोन एज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज आसियान। तो दो सवाल इंपॉर्टेंट है कि भैया आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द आसियान। तो मेंबर लिस्ट आई हैव अरेंज हियर सो फार। तो आप देख सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया के जो मेंबर्स हैं लगातार म्यांमार से शुरू करो, इंडिया से जस्ट जुड़ा है आसियान, ठीक है, इसीलिए इंडिया की जो बनती बहुत अच्छी है आसियान से। अभी जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार उन्होंने ओथ ली थी फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप, तो अच्छा सॉरी उस टाइम तो सार्क के मेंबर्स बुलाए थे, बट उसी के बाद उन्होंने रिपब्लिक डे पे आसियान मेंबर्स को एक साथ बुलाया था। तो आसियान होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर फॉरेन डिप्लोमेसी। मेंबर्स ध्यान रखना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये तो जस्ट जुड़े हुए हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। अच्छा, इनमें से एक कंट्री है लाओस, ठीक है, ये लैंड लॉक्ड है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, और उसमें एक ऑप्शन होगा लाओस। तो इन कंट्रीज को अलग से थोड़ा निगाहों में रखना, लाओस लैंड लॉक्ड है, ठीक है, यहाँ बॉर्डर है इसका कंबोडिया से, फिर इधर आ जाता है थाईलैंड, इधर आ जाता है वियतनाम, तो और ऊपर चले आओ तो चाइना, तो इस वजह से ये सी फेसिंग नहीं है, ठीक है। फिर इससे जस्ट अगर नीचे आओगे ना तो ये मलेशिया मिल जाएगा आपको, ये मलेशिया, ये मलेशिया, ठीक है, ये ईस्ट मलेशिया, ये वेस्ट मलेशिया, ये दोनों हिस्से मलेशिया के हैं। फिर ये नीचे वाले, ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड, ये सब क्या है सर? ये सब आपका, और ये सब आपका क्या है?
इंडोनेशिया है, ठीक है, ये सब आपका इंडोनेशिया है। ये अपना फिलीपींस है, और ये छोटा सा जो आइलैंड है ये आपका सिंगापुर है। और ये जो मलेशिया है ना, इस मलेशिया के ऊपर भी एक छोटा सा कंट्री दिखेगा, ब्रूनेई, ठीक है। ये छोटा सा कंट्री कौन सा है? ब्रूनेई। तो अपना लाओस, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज हो गए, और म्यांमार हो गया। फिर आ गया मलेशिया, ठीक है। जैसे ही नीचे उतरोगे मलेशिया दिखेगा, और मलेशिया, ईस्ट मलेशिया में छोटा सा कंट्री चिपका हुआ मिलेगा, ब्रूनी। और वेस्ट मलेशिया के जस्ट नीचे छोटा सा आइलैंड कंट्री है, सिंगापुर। और बाकी बड़े बड़े आइलैंड इंडोनेशिया के तो हैं, वियतनाम तो हो ही गया, प्लस ये अपना फिलीपींस ये वाला, ठीक है। तो दीज आर द कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे इन द आसियान। मैं बार बार इस मैप पे ये कंट्रीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर बैठे बैठे इमेजिन करते करते पूरा मैप लर्न हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो जो रीजनल ग्रुप्स है ना, उनको अगर रटने बैठोगे तो फिर हो गया काम। ट्रिक है, बना सकते हो, अभी तो मुझे कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है। ट्रिक से ज्यादा बेटर ये रहता है आप मैप के थ्रू इनको समझो, ठीक है। मैप के थ्रू इनको समझने की कोशिश करो। ट्रिक तो पता ही होगी किसी ना किसी को, मेंशन कर दूं यहाँ पे। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, और अपना फिलीपींस। देखो मैप के थ्रू समझोगे कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक के थ्रू समझोगे तो ट्रिक याद करते रहोगे, फिर कंट्रीज में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ब्रूनी और बांग्लादेश भी कंफ्यूज करता है, तो इसलिए बेटर होगा कि मैप के थ्रू याद करिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू राशन कार्ड सॉफ्टवेयर which has been recently launched as a common facility to register names in राशन कार्ड। तो राशन कार्ड में नेम फिल करने के लिए सरकार ने एक सॉफ्टवेयर निकाला है, तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इंडोनेशिया के आइलैंड के जो, देखो सारे आइलैंड्स तो कोई भी नहीं बता पाएगा, इंपॉर्टेंट वाले सुन लो। ये है सुमात्रा, ठीक है, ये है जावा, ये है आपका कालीमंथन, ठीक है, और ये है सुलावेसी, ठीक है। चार इंपॉर्टेंट है, सुमात्रा, जावा, कालीमंथन और सुलावेसी। ये पूरे आइलैंड का नाम है पापुआ गिनिया, जिसमें ये हिस्सा पापुआ न्यू गिनिया होता है। बाकी ये वाला पार्ट भी किसका है? मलेशिया, इंडोनेशिया का है, ठीक है। ठीक है संजू जी, नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, राशन कार्ड सॉफ्टवेयर का जल्दी से नाम बताइए सर। ए। तो बाकी लोग, तो इस बार मेजॉरिटी इज विद आंसर ए, तो यूनानिमसली पूर्ण बहुमत के साथ आंसर ए बताया जा रहा है। तो बाकी लोग भी अब देखना लाइन में लगातार कुछ होंगे जो इसी लाइन में, सर मेरा भी तुक्का है, लगा दो भाई सब ए, जिसका खाता नहीं खुला आज का लगा दो सब ए। करेक्ट आंसर इज राशन मित्र, ठीक है। कौन बनाएगा सॉफ्टवेयर? वही एक ही संस्था है, भारत सरकार की, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो जो 11 स्टेट्स और कुछ यूटीज में ये प्लान लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन है वो इस पोर्टल पे करवाया जा सके। पहले तो ऑफलाइन होता था, अब ये काम ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, recently which of the following countries has approved India's hydropower board to study and develop 750 megawatt west Siti hydropower project and 450 megawatt Siti river project, ठीक है। तो देखो इंडिया की एक कंपनी है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है। तो इनका काम यही रहता है हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाना, दुनिया भर में बनाते रहते हैं।
अपने नेबरिंग कंट्रीज में तो खूब बनाते हैं। अपने मान लो आप अपनी सर्विसेज यहाँ देखने को मिल जाएंगी, नेपाल भूटान वगैरह में। तो यही पूछ रहा है जो सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है किस कंट्री का है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं सेती रिवर कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो दोनों ही तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है। बताइए जी। कुछ लोग शायद सेती रिवर से याद करके बता पाएंगे सर। सेती रिवर सुना सुना है सर। ऑल राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सर नेपाल। ठीक है। तो नेपाल का एक बोर्ड है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, ये सेती का जो प्रोजेक्ट है चाइना वाले छोड़ गए, उन्हें फायदा नहीं दिख रहा था, वो करके नहीं गए, तो आप ही कर दो। एनएचपीसी ने कहा दे दो भाई काम हमें, हम तो कर ही देंगे, हम तो आपके एवरग्रीन फ्रेंड हैं ही। ठीक है। तो इंडिया के एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट उठा लिए हैं, सेती रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है। 1200 मेगावाट टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे नेपाल में। क्वेश्चन आता है 45। Recently, the state assembly of which of the following state had resolved to implement the NRC and establish a state population commission। ठीक है। अभी कौन सा स्टेट एनआरसी इंप्लीमेंट करने जा रहा है और एक स्टेट पॉपुलेशन कमीशन बनाने जा रहा है? नाम बताइए। नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, तो ये पड़ोसी की बात है सर, पड़ोसी की खबर होनी चाहिए हमें। अरे दद्दा, बांग्लादेश कहाँ से आ गया? अच्छा बांग्ला नहीं नहीं, बांग्लादेश तो अच्छा उसका आंसर होगा। अभी भी लोग नेपाल में जी रहे हैं। अरे भैया क्वेश्चन बदल गया, आपके यहाँ शायद नेट स्लो होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेघालय लगा दो, मिजोरम लगा दो, सब लगा दो, कुछ ना छोड़ना, ठीक है। एम से जितने स्टेट दिखे सब लगा देना, क्योंकि सर अपन अरुणाचल में, अरुणाचल में तो नहीं हो रहा है, इतनी तो श्योरिटी है। बाकी सर एम में से कोई हो सकता है, तो वन बाय वन हम तीनों ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो एक बैठ ही जाएगा। हाँ जी। जल्दी कमेंट करिए आंसर। भैया ये गलत नहीं होना चाहिए, पड़ोसी की खबर है, पड़ोसी नाराज हो जाएंगे कि हमें हमारे बारे में इतना भी नहीं जानते। कैसे पड़ोसी हो? वेल करेक्ट आंसर इज मणिपुर। तो मणिपुर में एनआरसी लागू होने जा रहा है। एनआरसी क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं, देखो एनआरसी नाम से ही लोग डर जाते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं, एक रजिस्टर है सिटीजन का, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एक ही ऑल ओवर इंडिया देखो तो एक ही बार प्रिपेयर हुआ है 1951 में, जब पहली बार सरकार बनी। तो 1951 में सेंसस कराया गया, उसी के टाइम पे एक पूरी लिस्ट बना दी थी भारत सरकार ने सिटीजन्स की, तो वो बन गया था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में कभी नहीं हुआ है, एक बार आसाम में हो चुका है, ठीक है, नागालैंड में हो चुका है दूसरे नाम से, बाकी और कहीं नहीं हुआ है। आपका मणिपुर में सरकार प्लान कर रही है, बाकी क्यों? क्योंकि वहां पर उनको शक है कि आबादी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इलीगल माइग्रेंट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो मणिपुर का देखो बॉर्डर भी लगता है म्यांमार से, तो अभी म्यांमार में आपको भी पता है मिलिट्री कू हुआ है, उसके बाद काफी लोग हैं जो आर्मी की दहशत से, वहां की आर्मी की दहशत से मणिपुर में एंटर किए हैं म्यांमार से। तो ये भी वहां की सरकार को डर है इसीलिए, और प्लस उन्हें लगता है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ चुके हैं, तो उन्हीं को सेपरेट आउट करने के लिए वहाँ की सरकार ये कदम उठाई है। ठीक है। तो एनआरसी करवाया जा रहा है बाय द मणिपुर गवर्नमेंट, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, करेक्ट आंसर इज मणिपुर। चलो जी, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखो, अगर आपको लगा हो आपने कुछ सीखा है, कुछ फायदा हुआ है, कुछ मजा आया हो, कुछ सीखा हो, ठीक है, तो प्लीज डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर विद योर कलीग्स एज मच एज पॉसिबल। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 45 ऑलमोस्ट मान के चलो, करीब करीब हाफ ऑफ द करेंट अफेयर्स ऑफ द अगस्त मंथ ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से देखो अभी अगस्त का कंप्लीट कराऊंगा, अभी रेगुलर कुछ दिन हम करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे ताकि अगस्त का जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और जैसे ही आपका सितंबर कंप्लीट हो तो उसके कुछ दिन बाद ही आपका सितंबर का भी करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है जी। वैसे भी अगस्त में क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं, 110 प्लस एटलीस्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है जी। तो चलो जी, फिर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।
चलो जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।